नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, उपहार सिनेमा की आग। ये कहानी है दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बने उपहार सिनेमा की। तारीख थी 13 जून 1997। शुक्रवार का दिन। लोग देशभक्ति से भरी फिल्म बॉर्डर का दोपहर 3 बजे का शो देखने पहुंचे थे। हाँ, एक बिल्कुल आम सा दिन लग रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये आम सी दिखने वाली दोपहर कुछ ही घंटों में भारत की सबसे भयानक अग्नि त्रासदियों में से एक बन गई। मतलब मनोरंजन के लिए गए लोग वो मौत के मुंह में समा गए। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, विकिपीडिया के कुछ अंश हैं और एक काफी गहरा एनालिसिस आर्टिकल भी है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये लापरवाही की एक ऐसी कहानी है जिसके तार लालच और सिस्टम की नाकामी से जुड़े हैं। और सबसे डरावनी बात क्या है, हर एक मौत, हर एक चीख शायद रोकी ला सकती थी। यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के जरिए इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे। उस दिन आखिर हुआ क्या था, कदम दर कदम कैसे वो खुशियों भरा माहौल एकदम मातम में बदल गया। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। हाँ, देखते हैं क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं उस सुबह से। 13 जून 1997 की सुबह। उपहार, जैसा हमने कहा, एक जाना माना सिनेमा हॉल था दिल्ली का। हाँ, काफी पॉपुलर था। लेकिन उस दिन सुबह ही करीब 6:45 बजे 6:55 AM पर एक अशुभ संकेत मिल चुका था। सिनेमा के ग्राउंड फ्लोर पर दिल्ली विद्युत बोर्ड मतलब DVB, जो बिजली सप्लाई देखती है दिल्ली की, हाँ। उसके 2 बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे थे। अच्छा। उनमें से एक में आग लग गई सुबह सुबह। अरे, सुबह? हाँ, बिल्कुल। आग लगी। फिर फायर ब्रिगेड और DVB को बुलाया गया और करीब 7:15 बजे तक आग बुझा भी दी गई थी। फिर DVB के लोगों ने जांच की तो पता चला कि ट्रांसफार्मर के कुछ तार जल गए हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच DVB के कर्मचारियों ने इसकी मरम्मत की। कुछ पार्ट्स बदले गए। लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि यहीं पर पहली और शायद सबसे बड़ी चूक हुई। क्या चूक हुई? आरोप है कि मरम्मत ठीक से नहीं की गई। मतलब जो नए एल्यूमिनियम सॉकेट्स लगाए गए, उनके कनेक्शंस ढीले छोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, इन कनेक्शंस को कसने के लिए जिस जरूरी क्रिम्पिंग मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए था, वो भी नहीं किया गया। सच में क्रिम्पिंग मशीन यूज नहीं की? नहीं, बस हथौड़े से ठोक पीट के काम चला लिया गया, ऐसा कहा जाता है। अरे बाप रे, सोचिए जरा, सुबह आग लग चुकी है, एक वार्निंग मिल चुकी है, लेकिन मरम्मत में इतनी बड़ी लापरवाही। ढीले कनेक्शंस का मतलब तो है सीधा सीधा स्पार्किंग का खतरा। बिल्कुल, पर शायद किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। 11:30 बजे तक बिजली सप्लाई फिर से चालू भी कर दी गई। ये अनदेखी आगे चल के कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा इस वक्त। और फिर आया वो मनहूस वक्त। शाम के करीब 4:55 बज रहे थे। सिनेमा हॉल के अंदर लोग बॉर्डर फिल्म देख रहे थे। माहौल एकदम, हाँ, शायद क्लाइमैक्स चल रहा होगा फिल्म का, लोग बिल्कुल डूबे होंगे। बिल्कुल। तभी ग्राउंड फ्लोर पर लगे उसी ट्रांसफार्मर में उन्हीं ढीले कनेक्शंस की वजह से जोरदार स्पार्किंग हुई। सुबह की अधूरी मरम्मत का नतीजा। और मामला फिर बिगड़ता चला गया। स्पार्किंग से ट्रांसफार्मर का एक गर्म केबल ढीला होकर पास के रेडिएटर से छू गया। अच्छा। और गर्मी से रेडिएटर में छेद हो गया और ट्रांसफार्मर के अंदर का जो तेल था वो तेजी से बाहर बहने लगा। और यहाँ एक और खतरनाक लापरवाही सामने आती है। नियमों के मुताबिक ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर्स के नीचे एक कंटेनमेंट पिट होना चाहिए, मतलब एक गड्ढा। हाँ, ताकि अगर तेल लीक हो तो वो उसी गड्ढे में जमा हो जाए, फैले नहीं। सेफ्टी मेजर है ये। बिल्कुल। लेकिन उपहार सिनेमा में ऐसा कोई इंतजाम था ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। नतीजा, वो गरम जलता हुआ तेल ट्रांसफार्मर रूम से बाहर फैलने लगा और ठीक दरवाजे के पास ही पार्किंग एरिया था। ओह नो। जलता तेल वहां खड़ी कारों तक पहुंच गया। पहले एक कार में आग लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी कई कारें धू धू कर जलने लगी। आग ने एकदम भयानक रूप ले लिया। सोच के ही डर लग रहा है। और फिर शुरू हुआ मौत का असली खेल, धुएं का। जलते हुए तेल, कारों के टायर, प्लास्टिक, सीट कवर, इन सब चीजों से निकला बेहद जहरीला काला धुआं, जिसमें जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भरी थी। हाँ, और वो तेजी से ऊपर उठने लगा। ये धुआं फिर 2 रास्तों से सिनेमा हॉल के अंदर घुसने लगा। कुछ धुआं उत्तर की तरफ जो सीढ़ियां थीं, उनके रास्ते ऊपर चढ़ा। इसे चिमनी इफेक्ट कहते हैं।
चिमनी इफेक्ट। हाँ, जैसे चिमनी से धुआं तेजी से ऊपर खिंचता है ना, वैसे ही सीढ़ियों के रास्ते ये जहरीला धुआं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर बने ऑडिटोरियम में घुस गया। दरवाजों से, एसी डक्ट से, हर जगह से। और बाकी धुआं? बाकी धुआं दक्षिण की तरफ बनी दूसरी सीढ़ियों से होता हुआ बालकनी के निचले हिस्से से अंदर भरने लगा। और ये सब तब हो रहा था जब अंदर सैकड़ों लोग फिल्म देखने में बिल्कुल मग्न थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि नीचे मौत का कैसा जाल बुना जा रहा है। अंदर का मंजर सोचकर ही सिहरन होती है सच में। ऑडिटोरियम, खासकर बालकनी वाले हिस्से में धीरे धीरे धुआं भरने लगा होगा, रोशनी कम होने लगी होगी, लोगों का दम घुटने लगा होगा। और विडंबना देखिए, डीवीवी को आग की खबर मिली शाम 5:05 पर। तब जाकर पास के एम्स ग्रिड से बिजली काटी गई। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, आग और धुआं अपना काम कर चुके थे। अंदर फिर भगदड़ मच गई होगी, जाहिर है। खासकर बालकनी में बैठे लोग बाहर निकलने के लिए भागे होंगे। हाँ, लेकिन वहां घना अंधेरा था, बिल्कुल पिच डार्क। अंधेरा क्यों, मतलब लाइट्स? क्योंकि न तो इमरजेंसी लाइट्स जली, न पैरों के पास वाली फुट लाइट्स, न ही बाहर निकलने का रास्ता दिखाने वाले एग्जिट साइंस रोशन हुए। कुछ काम ही नहीं कर रहा था, सब फेल। अरे भगवान! और इससे भी भयानक ये था कि लोगों की मदद के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कोई सिनेमा का स्टाफ तक मौजूद नहीं था। कोई नहीं। स्टाफ भी नहीं था? नहीं, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आग लगी है, जल्दी बाहर निकलो। कोई फायर अलार्म की घंटी नहीं बजी, कुछ भी नहीं। हद तो ये थी, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि बाहर आग लगी हुई थी, अंदर लोग धुएं में फंस रहे थे और प्रोजेक्टर पर फिल्म तब भी चल रही थी, उसे बंद तक नहीं किया गया। क्या फिल्म चलती रही? हाँ, ये तो लापरवाही की मतलब इंतहा है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बालकनी से बाहर निकलने का जो बीच वाला दरवाजा था, हाँ, उस पर ताला लगा हुआ था। ताला? क्यों? बताया गया कि गेटकीपर अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया था और उसने चाबी अगले रिलीवर को दी ही नहीं थी, तो दरवाजा लॉक रह गया। ओह गॉड, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और दाहिनी तरफ का दरवाजा, उसका क्या हुआ? वो तो और भी बुरा। वो तो पूरी तरह बंद ही कर दिया गया था, परमानेंटली। बंद? क्यों? क्योंकि मालिकों ने ज्यादा कमाई के चक्कर में नियमों को ताक पर रखकर उस एग्जिट वाले रास्ते को बंद करके वहां एक आलीशान 8 सीटों वाला प्राइवेट बॉक्स बना दिया था। क्या? एग्जिट बंद करके प्राइवेट बॉक्स? लोगों की जान बचाने वाले रास्ते को मुनाफे के लिए बंद कर दिया? हाँ, और यही नहीं, सोर्सेज बताते हैं कि सालों से धीरे धीरे करके बालकनी में 52 अतिरिक्त सीटें लगा दी गई थी, इलीगल। 52 सीटें एक्स्ट्रा? हाँ, इन सीटों ने बाहिनी तरफ आने जाने का रास्ता, जिसे गैंगवे कहते हैं, उसे लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। मतलब भागने की जगह ही नहीं छोड़ी? बिल्कुल। और बीच वाले दरवाजे के पास का रास्ता भी नियमों के हिसाब से जितना चौड़ा होना चाहिए था, उससे काफी संकरा था। मतलब भागने के रास्ते या तो बंद थे या ब्लॉक थे, या इतने तंग के भगदड़ में निकलना नामुमकिन था। इन सब वजहों से बंद दरवाजे, ब्लॉक रास्ते, अंधेरा, धुआं, कोई मदद नहीं, बालकनी में लोग करीब 10 से 15 मिनट तक फंसे रह गए। सोचिए, 10-15 मिनट उस जहरीली हवा में, उफ। जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड में सांस लेते रहे। नतीजा भयानक था। 59 लोगों की मौत हो गई, दम घुटने से, एस्फिक्सिएशन। आग से जलकर नहीं, सिर्फ धुएं की वजह से। 59 लोग सिर्फ धुएं से मर गए। इस भयानक मंजर के बीच एक हीरो भी सामने आया। कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंदर भारतीय सेना के एक अफसर थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में। वो अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने आए थे। हाँ, जब भगदड़ मची, वो पहले किसी तरह अपने परिवार को सुरक्षित बाहर ले गए, लेकिन हालात की गंभीरता देखकर वो अकेले वापस अंदर गए। वापस अंदर गए? क्यों? लोगों को बचाने, और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को शांत कराया, उन्हें रास्ता दिखाया, कई लोगों को बाहर निकालने में मदद की। सच में? अकेले? हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने 150 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, लेकिन इस कोशिश में वो खुद और उनके परिवार के कुछ सदस्य अपनी जान गंवा बैठे। ओह, ये तो बहुत बहुत दुखद है। एक सच्चा नायक जिसने दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्हें सलाम। साउथ दिल्ली का वो इलाका वैसे ही बहुत व्यस्त रहता है। भयंकर ट्रैफिक जाम था। हाँ, दिल्ली का ट्रैफिक तो है ही। ऊपर से सिनेमा की लोकेशन ऐसी थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत हुई। वो करीब 5:20 पर पहुंचे। मतलब आग लगने के करीब 25 मिनट बाद? हाँ, और आग पर पूरी तरह काबू पाने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। 1 घंटा? तब तक तो? हाँ, तब तक जो होना था हो चुका था। घायलों और मृतकों को पास के एम्स और सदरजंग अस्पताल ले जाया गया। वहां भी अजब केओस और मातम का माहौल था। लोग बदहवास हालत में अपनों को ढूंढ रहे थे। एक फिल्म देखने का इरादा
एक राष्ट्रीय शोक में बदल चुका था। दिल दहल जाता है ये सब सुन के। हादसे के बाद का मंजर तो भयानक था ही। 59 मौतें, 103 लोग घायल। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उजड़े हुए परिवार थे, अधूरी जिंदगियां थीं। सही बात है। इन्हीं पीड़ित परिवारों ने मिलकर एक संगठन बनाया, द एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी, यानी AVUT। और यहीं से शुरू हुई इंसाफ के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई। हाँ, AVUT ने बहुत संघर्ष किया है। हादसे के बाद कई जांचें हुईं, लॉ कमीशन, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, नरेश कुमार कमेटी, दिल्ली पुलिस और आखिर में मामला CBI को सौंपा गया। और हर जांच में क्या निकला? हर जांच में एक ही बात सामने आई, लापरवाही और नियमों की अनदेखी का एक भयानक मतलब अंतहीन सिलसिला। क्या क्या नहीं मिला जांच में? पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम खराब था, इमरजेंसी लाइट्स, फुट लाइट्स, एग्जिट लाइट्स, कुछ था ही नहीं जो काम कर रहा हो। बिल्कुल। गैंगवेज यानी आने जाने के रास्ते वो एक्स्ट्रा सीटें लगाकर ब्लॉक कर दिए गए थे। कई एग्जिट्स बंद थे, उन पर ताले लगे थे। यहां तक कि छत की तरफ जाने वाला दरवाजा भी बंद था। सोचिए, अगर वो खुला होता तो शायद कुछ लोग ऊपर छत पे जाके बच सकते थे। बिल्कुल। और तो और सिनेमा हॉल की खाली जगहों का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल हो रहा था। वहां दुकानें खोल दी गई थी, कोई चेकिंग नहीं। और वो ट्रांसफॉर्मर, उसका क्या? उसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में भारी गड़बड़ियां थीं। उसे नियमों के खिलाफ लगाया गया था। उसकी नियमित जांच नहीं होती थी। उसके पास जरूरी फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। वायरिंग बिल्कुल हैपहैज़र्ड, मतलब अस्त-व्यस्त थी। हमारा एनालिसिस आर्टिकल इसे कल्चर ऑफ करप्शन कहता है, भ्रष्टाचार की संस्कृति। बिल्कुल सही शब्द है। सोचिए, सिनेमा के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स एक्सपायर हो चुके थे, फिर भी वो चल रहा था। कैसे? आरोप लगे कि अधिकारी रिश्वत लेकर या दबाव में आकर इन गैर कानूनी कामों और सुरक्षा की अनदेखी पर आंखें मूंदे रहते थे। ये सिर्फ एक दिन की गलती नहीं थी, ये सालों से चली आ रही सिस्टेमिक फेलियर थी। एक पूरा सिस्टम फेल हो गया था। शुरुआती जांच जो मैजिस्ट्रेट ने की थी, उसमें भी सिनेमा मैनेजमेंट, DDV, फायर सर्विस, पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD सबको दोषी ठहराया गया था। साफ कहा गया था एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। हाँ, मतलब कुछ काम जो करने चाहिए थे वो नहीं किए और कुछ काम जो नहीं करने चाहिए थे वो किए। जांच में कहा गया कि आग लगने पर न फिल्म रोकी गई, न लोगों को निकालने की घोषणा हुई। एग्जिट साइंस बैटरी वाले नहीं थे, इसलिए अंधेरे में बेकार साबित हुए। लोग बंद दरवाजों से टकराते रहे, टटोलते रहे। जब पीड़ित परिवारों ने AVUT ने सबूत मिटाने और लीपापोती के आरोप लगाए, तब जाकर जांच CBI को सौंपी गई। हाँ, नवंबर 1997 में CBI ने 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें सिनेमा के मालिक सुशील और गोपाल अंसल भी शामिल थे। आरोप क्या थे? लापरवाही से मौत, सेक्शन 304A ऑफ IPC, लोगों की जान जोखिम में डालने जैसे गंभीर आरोप। और फिर मुकदमा शुरू हुआ। हाँ, और बहुत लंबा चला, 1 दशक से ज्यादा। शुरुआती 7 सालों में ही 344 से ज्यादा सुनवाई हुई। बाप रे, 344 सुनवाई। हाँ, इस दौरान 4 आरोपियों की मौत हो गई और 8 गवाह, जिनमें से ज्यादातर मालिकों के रिश्तेदार या कर्मचारी थे, वो अपने पहले के बयानों से मुकर गए, हॉस्टाइल हो गए। ओह, मतलब केस को कमजोर करने की कोशिश। बिल्कुल। इंसाफ का रास्ता कितना मुश्किल था, ये इससे पता चलता है। 2006 में तो ट्रायल कोर्ट के जज ने खुद उभार जाकर मुआयना किया। अच्छा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने पाया कि बालकनी में हवा बाहर निकालने वाले एग्जॉस्ट फैंस की जगह को गत्ते, मतलब कार्डबोर्ड लगाकर बंद किया हुआ था। क्या? एग्जॉस्ट फैन की जगह गत्ता? हद है। सोचिए। ये तो क्रिमिनल केस की बात हुई। इसके साथ ही AVHUT ने मुआवजे के लिए सिविल केस भी किया था ना? हाँ, बिल्कुल। 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने मालिकों, MCD, DVB और लाइसेंसिंग अथॉरिटी सबको लापरवाही का दोषी माना। और मुआवजा? कुल 25 करोड़ रुपए का मुआवजा तय किया गया। इसमें 20 साल से कम उम्र के मृतकों के परिवारों को 15 लाख और 20 से ज्यादा उम्र वालों के परिवारों को 18 लाख रुपए देने का आदेश था। साथ ही मालिकों को 2.5 करोड़ रुपए प्यूनिटिव डैमेजेस यानी सजा के तौर पर जुर्माना देने को कहा गया, जिससे पास में एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जा सके। ये अच्छी बात थी। जिम्मेदारी भी बांटी गई थी शायद। हाँ, 55% मालिकों पर और बाकी 45% सरकारी एजेंसियों पर। MCD, DVB और लाइसेंसिंग अथॉरिटी 15% ईच। चलो, लगा कि शायद कुछ तो इंसाफ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआवजे की रकम को काफी कम कर दिया। कम कर दिया? कितना? 18 लाख वाले 10 लाख पर आ गए,
15 लाख वाले 7.5 लाख पर, और वो जो 2.5 करोड़ का प्यूनिटिव डैमेज था वो घटाकर सिर्फ 25 लाख कर दिया गया। सिर्फ 25 लाख? मतलब ट्रॉमा सेंटर का क्या हुआ? एनालिसिस आर्टिकल इसी को डाइल्यूटेड जस्टिस कहता है, इंसाफ जिसे हल्का कर दिया गया। बहुत निराशाजनक था ये। और इसी दौरान एक और बहुत चौंकाने वाला मामला सामने आया था ना, एविडेंस टैम्परिंग का। हाँ, ये तो और भी संगीन था। 2003 में पता चला कि केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए हैं या बदल दिए गए हैं, उनमें फेरबदल किया गया है। क्या कोर्ट के रिकॉर्ड से छेड़छाड़? हाँ, सोचिए, न्याय की प्रक्रिया में सीधे दखलंदाजी। 2006 में पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW ने इस पर अलग से केस दर्ज किया। और इसमें भी अंसल बंधुओं का नाम आया। बिल्कुल। 2008 में कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत 6 लोगों को सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप में समन किया। मतलब एक और लड़ाई, एक और केस शुरू हो गया। हे भगवान, कितना कुछ चल रहा था एक साथ। खैर, वापस क्रिमिनल ट्रायल पर आते हैं। उसका अंतिम फैसला कब आया? उसका फाइनल फैसला नवंबर 2007 में आया। अंसल बंधुओं समेत 12 लोग दोषी पाए गए। सजा क्या हुई? अंसल बंधुओं को लापरवाही से मौत सेक्शन 304A के जुर्म में कानून के तहत मिलने वाली अधिकतम सजा मिली, 2 साल कैद और सिर्फ 1000 रुपए का जुर्माना। बस 59 मौतों के लिए 2 साल और 1000 रुपए जुर्माना। हाँ, कानून में इस सेक्शन के तहत यही अधिकतम सजा है। बाकी 70 लोगों को, जिनमें मैनेजर, गेटकीपर और DVB के अधिकारी शामिल थे, उन्हें 7 साल की सजा हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी। 1 साल? हाँ, फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि, मतलब कन्विक्शन, तो बरकरार रखी, लेकिन सजा कितनी हो इस पर जजों में सहमति नहीं बन पाई। अच्छा, तो फिर मामला एक बड़ी 3 जज बेंच को भेजा गया। इसी बीच एक और कंट्रोवर्सी हुई। सुशील अंसल बिना इजाजत देश छोड़कर चले गए थे, हालांकि बाद में वापस आ गए। और फिर आया सुप्रीम कोर्ट का वो अंतिम फैसला अगस्त 2015 में, जिसने सबको चौंका दिया था। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अंसल बंधुओं को 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। 60 करोड़ कुल। हाँ, और अगर वो ये रकम भर देते हैं तो उनकी ज्यादा उम्र को देखते हुए उन्हें और जेल नहीं जाना पड़ेगा। जो समय वो पहले जेल में काट चुके थे, टाइम ऑलरेडी सर्व्ड, उसे ही काफी मान लिया गया। मतलब पैसे दो और जेल जाने से बच जाओ। पीड़ित परिवारों ने तो इसे ऐसे ही देखा और इस फैसले पर बहुत दुख और गुस्सा जाहिर किया। उनका सवाल था, क्या 59 जानों की कीमत सिर्फ पैसे से चुकाई जा सकती है? वाजिब सवाल है। लेकिन रुकिए, वो सबूत मिटाने वाला केस भी तो चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था और नवंबर 2021 में उस केस में निचली अदालत ने अंसल बंधुओं को 7 साल की जेल और 2.25 करोड़ का जुर्माना लगाया। लगा कि शायद अब न्याय मिलेगा। 7 साल तो वो जेल गए। लेकिन जुलाई 2022 में उस केस में भी ऊपरी अदालत ने उन्हें फिर से उम्र का हवाला देकर रिहा कर दिया। सजा सस्पेंड कर दी गई। फिर से? मतलब वो बाहर आ गए? हाँ, एनालिसिस आर्टिकल इसी पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि शायद पैसे और पहुंच वाले लोग गंभीर लापरवाही के नतीजों से भी एक तरह से बच निकलते हैं। ये सवाल तो उठता ही है बार बार। बिल्कुल उठता है। इस हादसे ने देश में सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी थी। जैसा सोर्सेज बताते हैं, ये उपहार में पहली आग नहीं थी। हाँ, 1989 में भी वहां आग लगी थी, तब कोई मरा नहीं था, शुक्र है, लेकिन चेतावनी तो मिली गई थी ना। और सिर्फ यही नहीं, 1983 में दिल्ली में ही गोपाल टावर्स अग्निकांड हुआ था। उसके बाद उपहार समेत 12 सिनेमा हॉल के लाइसेंस रद्द हुए थे। उपहार में 10 गंभीर गड़बड़ियां पाई गई थीं। 10 गड़बड़ियां, और 14 साल बाद भी? हाँ, 14 साल बाद 1997 में जब ये भयानक हादसा हुआ, वो गड़बड़ियां तब भी वैसी की वैसी ही थीं। उन्हें ठीक ही नहीं किया गया था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सिस्टम सोया हुआ था या आंखें मूंदे हुए था। एनालिसिस आर्टिकल का सार यही है। ये त्रासदी पूरी तरह रोकी जा सकती थी। ये सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही, लालच, भ्रष्टाचार और सिस्टम की विफलता का एक भयानक जानलेवा संगम था। उपहार सिनेमा मनोरंजन के भेस में मौत का जाल बन चुका था। बंद दरवाजे, ब्लॉक रास्ते, खराब बिजली के तार, काम न करने वाले सुरक्षा उपकरण, ये सब ज्यादा मुनाफा कमाने या खर्चे बचाने के लिए किए गए समझौते थे, लोगों की जान की कीमत पर।
एनालिसिस आर्टिकल इसे हैना एरेंट के शब्द बनालिटी ऑफ ईविल से जोड़ता है। हाँ, मैंने पढ़ा। मतलब बुराई का वो रूप जो किसी शैतानी इरादे से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी लापरवाहियों, अनदेखी और नैतिक समझौतों से पैदा होता है और भयानक नतीजे देता है। बिल्कुल। इस दर्दनाक कहानी और इंसाफ के लिए पीड़ित परिवारों के लंबे संघर्ष पर नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर भी बनी है। हाँ, मैंने देखी है। नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की कहानी, जिन्होंने अपने दोनों बच्चे खो दिए थे इस हादसे में, और कैसे उन्होंने AVIoT बनाकर ये लड़ाई लड़ी, बहुत ही मार्मिक है। हाँ, बहुत पावरफुल सीरीज है। अंत में ये सोचना जरूरी है, जैसा कि एनालिसिस आर्टिकल पूछता है, क्या उपहार सिर्फ एक अकेली घटना थी, या ये उस बड़ी सिस्टेमिक बीमारी का लक्षण है जहां मुनाफा अक्सर सुरक्षा पर भारी पड़ता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आज भी हमारे आसपास अनदेखा किया गया हर सेफ्टी वायलेशन उपहार के उस भयानक भूत को जिंदा रखे हुए हैं? क्या हम ऐसी त्रासदियों को दोहराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इस बैनालिटी ऑफ ईविल, इस लापरवाही भरी अनदेखी को कहीं ना कहीं जारी रहने देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार खुद से और अपने सिस्टम से पूछते रहना होगा। शायद तभी कुछ बदलेगा। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom Dastan.